हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब लोग कहीं न कहीं जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या कहीं न कहीं से पैसे को बहुत ही मेहनत और कठिन परिश्रम से कमाते हैं। लेकिन कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि जहाँ भी हम अपनी सेविंग को, जो हमारे लिए सबसे सेफ रास्ता होता था, बैंक्स। अगर बैंक की सेविंग में, एफडी में ज़्यादातर भारतीय लोगों का या हम सब लोगों का पैसा रहता है। लेकिन आप सब लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि काफ़ी दिनों से बैंक्स के जो इंटरेस्ट रेट हैं, वो नीचे की तरफ गिरते जा रहे हैं। तो आखिर गवर्नमेंट इस चीज़ को डिमोरलाइज़ क्यों करती है कि आपका पैसा सेविंग अकाउंट में ना रहकर किसी और असेट क्लास में जाए? और वो कौन-सी असेट क्लास होती हैं जहाँ पे हम अपने पैसे को डिपॉज़िट करें तो थोड़ा ज़्यादा हमको ग्रोथ मिल सकती है? दोस्तों, कुछ समय तक के पहले तक भारत में इंटरेस्ट रेट एक बहुत अच्छा एडिशनल मनी का ऑप्शन होता था। लेकिन आज के जो भी इंटरेस्ट रेट हैं और इन्फ्लेशन को अगर हम घटा दें तो हमारे पास में ज़ीरो या नेगेटिव या बिल्कुल मामूली सा धन जो है वो आपका जो इंटरेस्ट के रूप में आता है, जो कि पैसे की ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो दोस्तों, जहाँ भी हम पैसे को डालते हैं, सबसे पहले इस चीज़ को हमको जानना चाहिए कि आखिर हमारे पैसे के साथ हो क्या रहा है। अगर आप फाइनेंशियल थोड़ा-सा जानकार हैं, आपको नॉलेज है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नॉलेज नहीं है, तो अवेयरनेस के लिए जहाँ भी पैसा हमारा जाता है, दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से अपना पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसे की केयर करना भी हमारा ही फ़र्ज़ है और हमको करनी चाहिए। तो जहाँ भी पैसे को हम इन्वेस्ट करते हैं या सेव करते हैं, रखते हैं पैसे को, तो आखिर उस पैसे को सर्कुलेशन में कैसे जाता है, उससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होता है, हमको क्या बेनिफिट होता है, हमारी इकोनॉमी किस तरीके से उससे चलती है, इसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस जानना भी चाहिए और आपको होना भी चाहिए। दोस्तों, यही मेरा प्रयास है इस वीडियो के तहत, और इस चैनल का सिर्फ यही प्रयास रहेगा कि किस तरीके से आपको फाइनेंशियल अवेयर किया जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्यों हमारे और कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं और क्यों ऐसा होता है कि इंटरेस्ट रेटों को नीचे की तरफ लाया जाता है और उससे हम लोगों को या हमारी इकोनॉमी को कैसे बेनिफिट होता है। तो दोस्तों, पहले एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं कि कुछ साल पहले हमारे देश में जो भी ये जो एसबीआई का डेटा मैं आपको शो कर रहा हूँ, कुछ साल पहले तक ये 10%, 9.75 जो भी आपको दिख रहा है, वहाँ हुआ करता था। तो वो हमारे लिए एक एडिशनल मनी का बहुत अच्छा सोर्स भी था, तो जो ज़्यादातर लोग मानते थे। ये एफडी के रिटर्न्स हैं दोस्तों, ये हमेशा सेविंग अकाउंट से हायर होते हैं। जो आज की रेट में एफडी का रिटर्न अराउंड 5% के अराउंड आ चुके हैं, और सेविंग के जो हैं वो 3 to 4% के अराउंड लगभग बैंक्स के आ चुके हैं। और इन्फ्लेशन रेट जो होता है वो हमेशा इससे हाई होता है। तो जो भी हम सामान परचेज करते हैं उसमें अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया जाता है तो हमारे पैसे को का जो ग्रोथ होता है वो नथिंग या ना के बराबर होता है। तो दोस्तों, और अगर कंट्रीज में देखा जाए तो इनका क्या हाल होता है, तो ज़्यादातर अगर कंट्रीज में हम देखेंगे दोस्तों, तो कुछ कंट्रीज का जैसा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि निगेटिव रिटर्न्स भी। तो दोस्तों, ये निगेटिव रिटर्न्स क्या होते हैं, पहले इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं आसान भाषा में। दोस्तों, अगर किसी नेगेटिव रिटर्न अगर किसी कंट्री का है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी बैंक में 100 रुपये रखते हैं और वहाँ का जो रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न है, इंटरेस्ट रेट है, वो -2% है, तो इसका ये मतलब हुआ कि 1 साल बाद वो आपके 100 रुपये 98 रुपये रह जाएंगे। 2 रुपये आपको इस बात का बैंक को चार्ज देना पड़ेगा कि आपने वो 100 रुपये उनकी बैंक में 1 साल के लिए रखा। इस चीज़ को उनको 2 रुपये का चार्ज हमको देना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट ने ऐसा प्रोसीजर क्यों लाया कि आप अपना पैसा भी उनको दे रहे हैं, आप रख भी रहे हैं, इसके बाद आप उनको जो भी चार्जेस हैं, वो चार्जेस आपको पे भी करने पड़ रहे हैं उसको रखने के लिए। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? इसी का रीज़न हम जानेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन में, जहाँ पे मैं आपको ये बताऊँगा, कोशिश करूँगा कि एक्सप्लेन करने की बहुत साधारण भाषा में कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए दोस्तों, पहले इस बात को थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि ये थोड़ा 40-50 साल का थोड़ा बड़े फ्रेम के लिए आपका डेटा है कि किस तरीके से इन्फ्लेशन जो रेट्स हैं एफडी के, वो फ्लक्चुएट होते रहे हैं, तो आप इसमें क्लियर कट देख सकते हैं।
लेकिन बैंक्स के प्रॉफिट में ज़्यादा असर आप नहीं देखेंगे, बल्कि ये देख रहे होंगे कि उन बैंक्स का प्रॉफिट रेगुलर तौर पे धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। तो ऐसा क्या इन बैंक्स को आखिर किस तरीके से पैसे को मैनेज करते हैं कि रेट जो होते हैं वो डाउन जाते हैं, लेकिन बैंक्स के जो प्रॉफिट हैं वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। तो इसमें ये जानना जरूरी है कि हमारा पैसा जो है सर्कुलेट किस तरीके से इकोनॉमी में करता है। तो मान लेते हैं कि हम एक मिडिल क्लास पर्सन हैं और कहीं ना कहीं जॉब करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हम जॉब करते हैं और वहाँ से कुछ पैसा अपने फैमिली और सब जगह पे लगा के कुछ पैसा हम अपने सेविंग में रख लेते हैं। सेविंग में दोस्तों हम अपना कुछ पैसा बचा लेते हैं। इसके बाद में वो पैसा हमारा बैंक्स में चला जाता है। बैंक्स में जाने के बाद में दोस्तों बैंक्स के पास में दो ऑप्शन होते हैं कि या तो वो जो भारत में कंपनियां काम कर रही हैं, जो प्रोडक्ट्स बना रही हैं, जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, उनको पैसा देती हैं। तो वहाँ से वो एक अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट उनको मिलता है वापस में। अब मान लीजिए कि हमने अपने पैसे को रखा, हमको सेविंग में 3 से 4% का बैंक ब्याज दर देती है, लेकिन वो पैसा जो इन कंपनीज को देगी उनसे वो 12 से 14% का इंटरेस्ट रेट वसूलती है। तो पहला तो इनका जरिया ये हो गया कि कंपनीज में पैसा गया इनका। इसके बाद में दूसरा जरिया हम खुद लोग होते हैं। बैंक्स का जो पैसा हम लोग डिपॉजिट करते हैं उस डिपॉजिट को हम ही लोग इस्तेमाल भी करते हैं। वो ऐसे कि दोस्तों हमको घर चाहिए होता है, गाड़ी चाहिए होती है, बाइक चाहिए होती है, जो भी इन सब चीज़ों की हमारी जो ज़रूरतें होती हैं उसके लिए हमको ज़्यादातर आपने देखा भी होगा कि बैंक्स के ऊपर डिपेंड होना होता है। तो हम बैंक से इनसे अपना पैसा इनसे लेते हैं और आम तौर पे जो देखा जाता है वो 10 से 12% का ब्याज जो है वो हम बैंक्स को पे करते हैं। अगर हम किसी भी एसेट क्लास को खरीदते हैं, घर हो गया, गाड़ी हो गई, जो भी खरीदते हैं उसका 10 से 11% हम इन बैंक्स को पे करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक का तो बहुत ही सीधा साधा सा बिजनेस है। हमारा जो पैसा होता है हम डिपॉजिट करते हैं, हमको 3% का इंटरेस्ट रेट देती हैं। आगे 10 से 12 से 14% का इंटरेस्ट रेट पे वो पैसे को आगे सर्कुलेट करती हैं और उसके बाद में जो भी बीच में उनका बचता है वो उनका प्रॉफिट होता है। दोस्तों ये तो हो गया बैंक्स का प्रोसीजर कि बैंक्स किस तरीके से प्रॉफिट कमाती हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। जो हमारा क्वेश्चन ये था कि आखिर जो सेविंग के इंटरेस्ट रेट हैं उनको कम करके गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होता है, या गवर्नमेंट का इंटेंशन ऐसा क्यों होता है कि पैसे को जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहे कि सर्कुलेट हो सके, बैंक्स में कम रह सके। तो उसका रीजन सिंपल सा होता है दोस्तों। एक साइकिल को हम देखेंगे कि मान लेते हैं कि अब इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने कम करके 0 से 1% कर दिया। तो जब भी इंटरेस्ट रेट जो हमको ब्याज दरें मिलेंगी अगर वो 0 से 1% हो जाएंगी तो जो हमको ब्याज दर जो हमको देनी होगी, जो भी हम बैंक से पैसा लेते हैं वो भी 5 से 6% या 4 से 5% के बीच में आ जाएगा। तो इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा नोटिस भी किया होगा कि जब भी हमको जो मिलने वाली ब्याज दर जो हमको देने वाली होती है, अगर उनके रेट जो हैं वो कम हो जाते हैं तो आपने देखा होगा कि घरों की सेल्स में, बिक्री में बढ़ोतरी हो जाती है। कुछ जगहों पे आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है, बाइक्स हैं, कार्स की सेल्स बढ़ जाती हैं। उसका रीजन सिर्फ इतना होता है कि जब भी इंटरेस्ट रेट जो हमको देना होता है बैंक से, जो भी हमने पैसा लिया हुआ है, अगर उस पर इंटरेस्ट रेट कम देना होगा तो हम चीज़ों को जल्दी और ज़्यादा मात्रा में खरीदने लगते हैं, क्योंकि पैसा जो है वो हमको ब्याज कम पे करना होता है। तो हमारे पास पैसे का एक्सेस बढ़ जाता है। जब पैसे का एक्सेस बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, या तो गाड़ी खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, बाइक्स खरीदेंगे, इनमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अपने लिए ज़रूरत की चीज़ें खरीदेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि किसी न किसी रूप में आप इन किसी न किसी कंपनीज के प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करेंगे। कोई भी कंपनी जो हो सकती है, बाइक के लिए वो बजाज, हीरो या कुछ भी हो सकती है, घर किसी डीएलएफ का या किसी और प्रॉपर्टी का हो सकता है, कार्स हो सकती हैं महिंद्रा की, टाटा की। किसी न किसी रूप से आप किसी न किसी कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जब इन चीज़ों में बढ़ोतरी दर्ज होगी, जैसे कि मान लेते हैं कि कार की बिक्री में बढ़ोतरी हो गई। अब कार की बिक्री में जब बढ़ोतरी होगी तो कंपनीज को क्या होगा, हमेशा बेनिफिट होगा। उसको दो तरीके से बेनिफिट होगा। एक तो उसका जो मार्केट का वैल्यूएशन है वो बढ़ेगा और इसके बाद में उसकी सेल्स बढ़ेंगी। सेल्स बढ़ने से उसका प्रॉफिट बढ़ेगा।
तो प्रॉफिट का वो कुछ हिस्सा बैंक्स को एज इंटरेस्ट दे देता है। ये हुआ बैंक्स का प्रॉफिट, जो बैंक्स इस तरीके से कंपनी से प्रॉफिट लेती हैं। और इसके बाद में दूसरा हिस्सा अपने एक्सपेंशन में खर्च करें। दूसरा हिस्सा बैंक की जब डिमांड बढ़ेगी तो एक्सपेंड करेगा अपनी कंपनी को, अपनी यूनिट को, जहाँ पे प्रोडक्शन होगा उस यूनिट को इंक्रीज करेगा। और जब भी उस यूनिट को इंक्रीज करेगा तब आप देखेंगे कि उनके पास में थोड़ा उनकी जो नेट वर्थ है वो पैसा बढ़ेगा, उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। जब प्रॉफिट उनका बढ़ेगा तो वो इनकम टैक्स भी ज़्यादा जमा करेंगे, जिससे कंट्री को बेनिफिट होगा। उसके बाद में जब यूनिट ज़्यादा लगेंगी, लोग ज़्यादा लगेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के बाद में अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, किसी की सैलरी हाइक्स होंगी। जब वो सैलरी बढ़ेंगी, तनख्वाह बढ़ेगी, तो उनके पास पैसा भी ज़्यादा होगा। पैसा ज़्यादा होगा तो वो पैसा, अब जब सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाएंगे तो आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखेंगे नहीं, या तो आप किसी न किसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, तो भी आप कंपनी के प्रोडक्शन में बेनिफिट देंगे। तो यही साइकिल फिर से शुरू हो जाएगी। कंपनी को बेनिफिट होगा, टैक्स ज़्यादा भरेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, पैसा फिर से आपके पास आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये होगा कि आप जो है अब फिर से उसी जगह पे आ जाएंगे। आप किसी न किसी कंपनीज के प्रोडक्ट्स को आप खरीदना शुरू कर देंगे। कार्स हो गई, घर हो गए, बाइक्स हो गई, इनको फिर से आप खरीदना शुरू कर देंगे। और जब भी आप इनको खरीदना शुरू करेंगे तभी आप इन चीज़ों को, उस कंपनी के प्रोडक्शन को फिर से बढ़ाना शुरू करेंगे, और ये साइकिल ऐसे ही चलती जाती है। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि आपका जो भी पैसा होता है वो किस तरीके से सिस्टम में सर्कुलेट करता है। हमें जानना फाइनेंशियल ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आखिर जिस चीज़ के लिए हम पूरी उम्र काम करते हैं उसके बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर आपको अवेयरनेस नहीं है तो या तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर से अपने सलाह ले सकते हैं, या फिर अपने आप से थोड़ा सा टाइम दे के इस चीज़ को नॉलेज में गेन कर सकते हैं कि आखिर कौन सी चीज़ किस तरीके से काम करती है। ये चीज़ आपको हमेशा काम आने वाली है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।